हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीए इंटर की टैक्सेशन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था सेक्शन 47। हमने देखा था कि सेक्शन 47 का मतलब क्या है। इसके अंदर वह ट्रांजैक्शंस हैं, इसके अंदर वह ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ट्रांसफर नहीं है, जो कि ट्रांसफर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। उसमें पहला ट्रांजैक्शन क्या था? एचयूएफ का पार्टीशन। एचयूएफ का पार्टीशन है तो वो क्या ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांसफर नहीं है। गिफ्ट विल इररिवोकेबल ट्रस्ट, ये है आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांसफर नहीं है। उसके बाद में 100% होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। तीसरा चौथा पॉइंट था किसका? आपका होल्डिंग टू सब्सिडरी और सब्सिडरी टू होल्डिंग। फिर आपके पास में क्या था? आपके पास में यस अमालगमेशन। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था आपके पास में? अमालगमेशन। अमालगमेशन का पॉइंट था आपके पास में कि अमालगमेशन के केस में यदि कंपनी जो अमालगमेटिंग कंपनी है, वो अपनी एसेट्स अमालगमेटेड कंपनी यानी नई कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा? नहीं साहब, अमालगमेशन के केस में वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद में हमने बात किया था कि जो अमालगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, अमालगमेटिंग कंपनी के जो क्या हैं आपके शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको नए शेयर्स मिलते हैं तो वो भी ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं। इसमें ये देखिए जो डायग्राम है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बाद में वापस हम इस पर डिस्कस करेंगे। डीमर्जर, फिर से नेक्स्ट पॉइंट आपका डीमर्जर का था। डीमर्जर में शेयर होल्डर्स का था। उसके बाद में नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट था, जिसमें बॉन्ड, जीडीआर, आउटसाइड इंडिया, ये सारी बातें हमने की थी। म्यूजियम को हमने म्यूजियम गैलरी को हमने कुछ आर्ट वर्क ट्रांसफर किया था। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिबेंचर्स इनटू शेयर्स या वाइसा वर्सा। उसके बाद में आपका कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरशिप इनटू कंपनी। ये सारी बात देखने के बाद में हमारे पास में एक पॉइंट है जिसको हमने लाल लाल कर दिया, मेरे लाल, और वो हमको नहीं पढ़ना था। फिर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम आया था। होप यू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। ट्रांसफर अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, ये भी आया था कि बूढ़े व्यक्तियों के लिए क्या एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर ये रिवर्स मॉर्गेज स्कीम सुपर डुपर फ्लॉप रही है साहब, सुपर डुपर फ्लॉप रही है। क्योंकि यहाँ का इंडियन पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चे चाहे कितने भी नालायक हो जाए लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं बेटा। वो अपनी वो चाहते हैं कि वो मकान बनने के बाद में उनके बच्चे ही यूज करें। चलिएगा, ये उसके बाद में हमने पढ़ा था रिडेम्पशन ऑफ सोनियर गोल्ड बॉन्ड, ये हमने पढ़ा। कंसोलिडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान्स, ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद में ये मैंने लाल लाल कर दिया था, ये आपको नहीं पढ़ना था। और ये सारी बातें ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं होती है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? एग्जामिन विद रीजन whether the following statement are true or false। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके सही हैं या गलत हैं, ये आपको देना है, आपको कमेंट देना है इस पे। क्या कह रहा है ये पहला पॉइंट? क्या कह रहा है? एलाइनेशन का मतलब होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपने आप से अलग कर दिया है, किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, चाहे आप किसी भी तरह से, किसी भी डॉक्यूमेंट से आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपने आप से अलग कर दिया है। Alienation of a residential house in a transaction of reverse mortgage। Underline the reverse mortgage। क्या है? reverse mortgage under a scheme made by the notified by the central government is treated as transfer for the purpose of capital gain। क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि हमने क्या किया है, हमने रिवर्स मॉर्गेज के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर दिया है। रिवर्स मॉर्गेज के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी को किसको ट्रांसफर कर सकते हैं? बैंक को ट्रांसफर कर सकते हैं। यस, हम उसके डॉक्यूमेंट को बैंक के नाम से ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को एलाइनेशन बोलते हैं। बेटा, एलाइनेशन अगर रिवर्स मॉर्गेज के अंदर किया गया है तो क्या उसको ट्रांसफर माना जाएगा? क्या इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन? बताओ साहब, ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या थी? ट्रांसफर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी? 247 में थी। और उसके बाद में सेक्शन 47 भी क्या था, जिसमें कुछ बातें थी जो ट्रांसफर के अंदर नहीं आती है, तो सेक्शन 47 के अंदर हमने
सेक्शन 47 के अंदर हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि रिवर्स मॉर्गेज ट्रांसफर के अंदर नहीं आएगा, तो वो ही आपको लिखना है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बेटा जी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स। As per section 47, such alienation in a transaction of reverse mortgage under a scheme made and notified by the central government is not regarded as transfer for the purpose of capital gain। समझ में आया आपको बात? कि आप ये देखें, आपको ये लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि भैया एज पर द सेक्शन 47, अगर आपको सेक्शन पता है तो उसका रेफरेंस जरूर दें। समझ में आ गई ये चीज? चलिए, तो सेक्शन 47 के अंदर इसको ट्रांसफर नहीं माना गया है, इसलिए यह स्टेटमेंट होता है फॉल्स। आइए बढ़ते हैं यहां पर हम नए स्टेटमेंट की तरफ, और वो नया स्टेटमेंट क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ्स विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। कोई भी एसेट्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, कोई भी एसेट्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करते हैं मेरे भाई? तो उसको डिसाइड करने का तरीका क्या है मेरे भाई? उसको डिसाइड करने का तरीका है होल्डिंग पीरियड। क्या है? होल्डिंग पीरियड। और इफ यू रिमेंबर, होल्डिंग पीरियड के हमने 3 ब्लॉक बनाए थे। होल्डिंग पीरियड के अंदर हमने 3 ब्लॉक बनाए थे। उसमें सबसे पहला ब्लॉक क्या था? लता माय इक्विटी जान था, याद है ना आपको? लता माय इक्विटी जान, इसका मतलब क्या था? जान में अगर मैं बात करूं, और इस पहले वाले सेगमेंट में होल्डिंग पीरियड कितना था आपका? 12 मंथ। कितना था बेटा? 12 मंथ। तो जान का मतलब ही जीरो कूपन बॉन्ड था, इफ यू रिमेंबर। तो ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है, अगर वो क्या होगा, अगर वो 12 महीने तक है तब तो क्या होगा? होल्डिंग पीरियड क्या है? 12 महीने तक है, तब तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म। और होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा है तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म। तो क्या होगा बेटा? लॉन्ग टर्म। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। चलिएगा, अब दिस इज, तो ये है ट्रू। सेक्शन 242A डिफाइन द टर्म शॉर्ट। यस, वो जो शॉर्ट टर्म था ना आपका, 242A डिफाइन कर रहा है कि शॉर्ट टर्म, वो जो 12 महीने का पीरियड जो था ना, वो सेक्शन 242A के अंदर दिया हुआ है। तो सेक्शन 242A में क्या है भैया? डिफाइन किया गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, एंड अंडर द प्रोविजो ऑफ द सेक्शन 242A, जीरो कूपन बॉन्ड held for not more than 12 months will be treated as short term capital assets। अच्छा साहब, क्या बोला गया कि 12 महीने तक है तब तो क्या है? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है ही नहीं ना, ये तो क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या है? सच बॉन्ड हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म है। क्या है बेटा? ये लॉन्ग टर्म है। समझ में आ गया? अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स ए बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट। अच्छा, इसके अंदर क्या है? आप चाहें तो सीधा सीधा भी ये लिख सकते हैं कि द स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ जी, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर सीधा लिख सकते हैं आप, द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एज पर द सेक्शन। हाँ, ये पूरा सेक्शन अगर आपको याद है तो लिखने की जरूरत है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, समझ में आ रही ना बात? एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे आपको यही लिखना पड़ेगा कि इफ जीरो कूपन बॉन्ड हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ देन इट विल बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, एंड इफ इट इज होल्ड अप टू द 12 मंथ इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। in the given question the holding period is greater than 12 months, hence it is a long term capital assets। आप ऐसा भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोलता है? जीरो कूपन बॉन्ड मीन ए बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट्स आर रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी और रिडेम्पशन। बताओ भैया, क्या जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है क्या जिसके अंदर जो भी बेनिफिट्स है वो क्या होगा आपका? एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी मिलेगा, एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी मिलेगा। क्या ये ऐसा है क्या जीरो कूपन बॉन्ड? हाँ जी, ये ऐसा ही तो है। ऐसे जीरो कूपन बॉन्ड को ही तो हम क्या बोलते हैं? ऐसे जीरो कूपन बॉन्ड को ही तो हम जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं जी। इस तरह का बॉन्ड जो क्या होता है आपका? इस तरह का बॉन्ड जो आपका एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी आपको क्या मिलता है? उस पे इंटरेस्ट मिलता है, उस पे रिटर्न मिलता है, उसी को तो बोलते हैं। तो यस, ये राइट है साहब। समझ में आ रही है बात? यस, इट इज ट्रू। एज पर द सेक्शन 248
248 के अंदर जीरो कूपन बॉन्ड का आपको क्या दिया गया, आपको मीनिंग दिया गया। जीरो कूपन बॉन्ड मींस बॉन्ड इश्यूड बाय एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी or scheduled bank on or after 1st June 2005 in respect of which no payment and benefit received or receivable before maturity or redemption from such issuing entity and which the central government may notify in this behalf. So आपको सेक्शन का रेफरेंस देना है, सेक्शन 248 का रेफरेंस देना है। इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा जीरो कूपन बॉन्ड का। एक तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल्ड बैंक, ये रेफर करना पड़ेगा साहब आपको। समझ में आ गई बात कि ये ऐसा कोई भी बॉन्ड हो जो इनके द्वारा इश्यू किया गया हो, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया होगा आपको ये चीज, क्लियर है साहब। तो हाँ जी, ये आपको क्या करना है बेटा, ये आपको सॉल्यूशंस लिखने, क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं, सिर्फ ये सॉल्यूशंस है उसको आपको नोट डाउन करना है। यस बेटा, नोट डाउन करना है सॉल्यूशंस को। तो समझ में आया आपको, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हमने ये छोटा सा एक क्वेश्चन लिया, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जो हम आगे बात करेंगे वो हम आगे बात करेंगे, आज हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए दो तरह की कैपिटल एसेट्स होती है आपकी, दो तरह की कैपिटल एसेट्स होती है आपकी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो आज हम सेक्शन 48 पढ़ेंगे। सेक्शन 48 हमको ये बताता है कि किस तरह से कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन होता है, किस तरह से कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन होता है, वह हमें सेक्शन 48 बताता है। तो आइए चलते हैं हम सेक्शन 48 की तरफ और पढ़ते हैं सेक्शन 48। ओके, हाँ जी, तो अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 48। सेक्शन 48 क्या कहता है बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट किया जाता है वो सेक्शन 48 हमको बताता है, वह हमको सेक्शन 48 बताता है। दो तरह की एसेट्स होती है आपकी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, देखिए कैपिटल एसेट्स को कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट्स, दैट कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर। तो कैपिटल एसेट्स होना चाहिए और वह ट्रांसफर होना चाहिए, तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अच्छा, ट्रांसफर होने के बाद में आपको ये पता करना पड़ेगा कि यार ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एसेट्स आपकी, जिस एसेट्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो वह एसेट्स आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। जिस एसेट्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको आपने 12 महीने, 24 महीने, 36 महीना, एज द केस में भी, यदि उससे कम पीरियड तक आपने होल्ड किया हुआ है, तो होल्डिंग पीरियड में कौन कौन सा पीरियड काउंट करते हैं वो हम एक बार वापस डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को आपने ट्रांसफर किया है तो उसको ट्रांसफर करने पे जो आपका गेन होगा वो होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को अगर आपने ट्रांसफर किया है तो उस ट्रांसफर पे जो भी गेन होगा वो कैसा होगा, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पढ़ेंगे। और बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो सेक्शन 242B में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 242 में ये डिफाइन किया गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, ये सेक्शन 242 में डिफाइन किया गया है, 242B में डिफाइन किया गया। आइए जरा पढ़ें। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, गेन एंड लॉस अराइजेस ऑन द ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स आर रेफर्ड टू एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस। सिंपल सी बात है, ये सेक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जो है ना बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये लिखा है सेक्शन 229B में। कहां लिखा है ये, 229B में लिखा है साहब। क्लियर सर, ये तो है लेकिन इसको कंप्यूट कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। किसकी बात करें, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सीधी सी बात बताओ यार, अलग अलग एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। मान लो आपने एक घर लिया, हाँ जी सुमन आप बताओ बेटा, अगर मैंने घर लिया और घर को मैं सेल कर रहा हूं, मैंने घर लिया और घर को मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं,
तो इस घर को सेल करने पे मुझे एक चीज बताइए, घर का होल्डिंग पीरियड कितना है? 12 महीने, 24 महीने या 36 महीने? कहां से डिसाइड करूंगा कि ये घर मेरा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई अरुण बता 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 बेटा बता, नहीं तो पूछ वरुण, वरुण तू बता। हाँ जी, तो अगर मैं यस सही कहा तूने बेटा। तो क्या है 24 मंथ, कितना है बेटा 24 मंथ। अगर आपने घर, जिस दिन घर आपके पास में आया है, जिस दिन घर आपके पास में आया है और आप उस दिन से लेके आप जिस दिन आप घर को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी आप ट्रांसफर करने से जस्ट एक दिन पहले तक वो घर आपके पास में रहा, और वो घर आपके पास में रहने का पीरियड जो है, अगर वो 24 मंथ तक है तो क्या है? शॉर्ट टर्म है, और उससे ज्यादा है तो क्या है? लॉन्ग टर्म है। चलिए एग्जांपल लेता है साहब। आपने एक घर लिया, सपोज कीजिए आपने एक घर लिया, 1.5 साल पहले आपने एक घर लिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं। आपने एक घर लिया, और वो घर कब लिया आपने लिया 1.5 ईयर्स पहले आपने घर लिया। हाँ जी, 1.5 ईयर्स पहले आपने क्या लिया? घर लिया। ठीक है, ये 1.5 ईयर्स पहले आपने क्या लिया? एक घर लिया है। अच्छा, उस घर पे आपने 20 लाख रुपए में आपने वो घर लिया। कितने में घर लिया बेटा? 20 लाख रुपए में आपने घर लिया। अच्छा, जब घर लेते हो ये तो परचेज कॉस्ट है, ये तो क्या है? आपकी परचेज कॉस्ट है। दिस इज योर परचेज कॉस्ट। मैं यहां पे लिख भी देता हूं छोटे छोटे अक्षरों में, परचेज कॉस्ट। क्या है ये? आपकी परचेज कॉस्ट। आप जब घर लेते हैं तो उसका रजिस्ट्री भी करवाना पड़ता है, तो आपने रजिस्ट्री करवाया उसको, तो उसका लग गया 10%, यानी 2 लाख रुपया आपका लग गया। तो आपके घर की लंका लग गई। लंका क्या लगी साहब? घर आपको 22 लाख में पड़ा। घर आपको कितने में पड़ा बेटा? 22 लाख में आपको घर पड़ा। तो ये आपका एक्चुअल में ये आपका कॉस्ट प्राइस है। एक्चुअल में ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कि घर का कॉस्ट प्राइस कितना है साहब? तो वो घर का कॉस्ट प्राइस है आपका 22 लाख। समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए, 1.5 साल बाद में अब ने क्या किया? 1.5 साल पहले आपने लिया था। अच्छा, जिस दिन आपने लिया था ना, उसके 6 मंथ बाद में, आफ्टर 6 मंथ आपने क्या किया? आफ्टर 6 मंथ आपने उस घर में ऊपर क्या किया? एक एडिशनल फ्लोर बनाया आपने क्या बनाया? एक एडिशनल फ्लोर बनाया, या एडिशनल आपने 2-4 रूम बनाए। उसमें आपने 5 लाख रुपए लगा दिए। उसमें आपने कितने लाख रुपए लगा दिए बेटा? 5 लाख रुपए लगा दिए। क्या मतलब हो गया कि 1.5 साल पहले आपने घर लिया था, उसका कॉस्टिंग कितना था आपका? 20 लाख रुपया आपका परचेज कॉस्ट था। 2 लाख रुपए रजिस्ट्री का लग गया, 22 लाख रुपए लग गया। अब आपने उसके बाद में लेने के 6 महीने के बाद में आपने क्या किया? 5 लाख रुपए और उसमें लगा दिए, एक एडिशनल फ्लोर बना दिया। अब आपका क्या हुआ है? अब यहाँ पे आज की बात करते हैं, टुडे यानी आज के घर लेने के 1.5 साल के बाद में। अब आप उस घर को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। आपकी बाहर जॉब लग गई है, आप यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, और आपको इस घर को सेल करना है। आपने एक एजेंट से संपर्क किया, आपने एक एजेंट से आपने कांटेक्ट किया। उस एजेंट ने क्या किया? उस एजेंट ने आपका ये घर 35 लाख में सेल कर दिया। कितने में सेल करवा दिया? 35 लाख में सेल करवा दिया। लेकिन वो एजेंट क्या बोलता है? मैं तो भैया कमीशन लूंगा। मैं क्या लूंगा? क्योंकि ये घर मैं आपको बिकवा रहा हूं, इसलिए मैं आपको कमीशन भी लूंगा। ये पहले से डिसाइड होता है। आपने कहा ठीक है यार, एजेंट कमीशन ले लेना। ठीक है भैया, एजेंट कमीशन ले लेना। और उसने मान लो कि 3 लाख रुपए कमीशन ले लिया। अरे मान लो, अरे 3 लाख सर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर। तो ओके, 1 लाख कर लें क्या? सर 1 लाख भी ज्यादा है, तो यार थोड़ा तो चलो दे दो यार, दे दो, इतना कमीशन दे दो। एजेंट भी क्या खुश रहेगा यार, कितने रईस ज्यादा से पाला पड़ा है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 1 लाख रुपए हमने कमीशन में दे दिया। तो आपका जो नेट सेल प्राइस था, आपका नेट सेल कंसिडरेशन अगर मैं बात कहूं, तो नेट सेल कंसिडरेशन की अगर मैं बात कहूं तो बेटा वो कितने में पड़ा आपका? वो पड़ा आपका नेट सेल कंसिडरेशन वो कितना है बेटा? 35 लाख तो ग्रॉस था रे। उसमें से कमीशन कितना चला गया? उसमें से कमीशन 1 लाख का चला गया, यानी बेचने पे जो कमीशन चला गया। अब आपका कितना रहा? ये 34 लाख। कितने में घर बिका आपका? 34 लाख में घर बिका। जैसे ही ये घर बिका, सबसे पहले बताओ क्या ये कैपिटल एसेट्स है? क्या ये पूरे सिनेरियो की बात करते हैं? इस पूरे सिनेरियो में हम ये चेक करें, क्या ये कैपिटल एसेट्स है क्या? हाँ जी बिल्कुल, घर आपका कैपिटल एसेट्स है। अच्छा साहब, तो क्या ये ट्रांसफर हुआ है क्या? हाँ जी, ये ट्रांसफर हुआ है।
क्या ये प्रीवियस ईयर में हुआ है क्या? हाँ जी प्रीवियस ईयर में हुआ है। क्या इस पे कैपिटल गेन है या नहीं है? अभी कैलकुलेट करते हैं, रुको। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट यानी घर को बेचने पे कितना फायदा हुआ, घर को बेचने पे कितना फायदा या नुकसान हुआ, ये हमको कैलकुलेट करना है मेरे बच्चे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब भी हमको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है बेटा, तो सबसे पहले जो फॉरमोस्ट थिंग, जो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वह एसेट्स हमारे लिए शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि वह एसेट्स हमारे लिए शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो अपना फर्स्ट स्टेप अगर मैं बात कहूं, यहां पे आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है ना बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक। क्या चेक करना है? चेक करो आप इसको, चेक। हाँ माइक टेस्टिंग, चेक वो नहीं, चेक। यहां पे चेक करना है आपका कि आप जो कैपिटल एसेट सेल कर रहे हैं, आप जो कैपिटल एसेट सेल कर रहे हैं बेटा, जो कैपिटल एसेट्स आपने ट्रांसफर किया, वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, और वो किससे पता लगता है? वह पता लगता है आपके होल्डिंग पीरियड से, होल्डिंग पीरियड में तीन थे आपके पास में, 3 ब्लॉक बने थे, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ। याद है आपको? बहुत बढ़िया। 12 मंथ किसके लिए था? 12 मंथ था लिस्टेड सिक्योरिटी, लता था ना, याद है आपको? लता यू माई इक्विटी जान बोला था। लता का मतलब क्या था? लता का मतलब था लिस्टेड शेयर्स। शेयर नहीं सर, गलत बोले, शेयर्स नहीं था। लता का मतलब था लिस्टेड सिक्योरिटी। क्या था बेटा? लिस्टेड सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी के अंदर शेयर्स भी आता है, डिवेंचर भी आता है, बॉन्ड भी आता है, जेम्स बॉन्ड भी आता है, प्रोवाइडेड वो क्या हो, लिस्टेड हो। क्या हो बेटा जी? वो लिस्टेड हो। ओके, उसके बाद में क्या था? यूटीआई के जो भी यूनिट्स थे, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर यूटीआई के यूनिट्स है तो कहां आएंगे? इस 12 महीने के ब्लॉक में आएंगे। उसके बाद में क्या था? माई इक्विटी यानी म्यूचुअल फंड। कौन से म्यूचुअल फंड? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यदि है तो वो भी किस में आएंगे? आपके 12 महीने वाले ब्लॉक में आएंगे। और जीरो कूपन बॉन्ड भी किस में आएगा? 12 महीने वाले ब्लॉक में आएगा। अच्छा, फिर सेकंड ब्लॉक क्या था आपका? 24 मंथ का सेकंड ब्लॉक था, इफ यू रिमेंबर। उसमें क्या था? उसमें था आपका अनलिस्टेड शेयर्स। यस, यहां पे क्या था आपका? अनलिस्टेड सिक्योरिटी नहीं था। क्या था बेटा? यहां पे अनलिस्टेड शेयर्स। यस, और यहां पे उसके साथ में था लैंड एंड बिल्डिंग। 2 ही चीजें थी। बाकी सारी एसेट्स के लिए क्या था मेरे बाबू? बाकी सारी एसेट्स के लिए 36 मंथ था। ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, कंठस्थ याद होनी चाहिए। आधी रात को कोई आपको उठाया और बोल रहे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड होता है, आपको बोलना हाँ 12 24 36 आपको बोलना है साहब। और 12 24 36 से ही मामला नहीं निपटेगा, इसके अंदर क्या क्या आता है मेरे दोस्त, ये भी याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। होप आपको याद हो गया होगा, क्योंकि यार तुम तो इंटेलिजेंट हो। हाँ जी, तो अब यहां पे हम देखें, यहां पे मैंने होल्डिंग पीरियड आपको सीधा सीधा निकाल के दे दिया। होल्डिंग पीरियड कितना है यहां पे? 1.5 ईयर्स। होल्डिंग पीरियड कितना है बेटा? 1.5 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैंने घर जो है, घर मैंने बेचने से पहले अपने पास में कितना रखा? 1.5 ईयर्स रखा। तो ये शॉर्ट टर्म है या कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है? बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। घर किस में आता है? 24 महीने वाली कैटेगरी में आता है। ये कितना है? 1.5 ईयर्स है, यानी 2 साल से कम है। तो इसका मतलब ये किस में आएगा? शॉर्ट टर्म में आएगा। चलिए साहब, शॉर्ट टर्म में आया है तो सबसे पहले खुद ही दिमाग लगाते हैं। देखो, आपका कितने में गया? 35 लाख में। क्या 35 लाख रोकड़ा आया क्या आपके पास में? नहीं साहब। कितना आया रे? आपके पास में रोकड़ा आया 34 लाख। तो ये तो आपका नेट इनफ्लो है। ये तो आपका क्या है? इनफ्लो है। ये तो आपका क्या है? इनफ्लो है बेटा। और ये सब जो थे ना आपके, ये कॉस्ट प्राइस, ये क्या है आपका? ये आउटफ्लो। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आउटफ्लो। उसके बाद में
एडिशनल, ये भी क्या है आपका आउटफ्लो, ये भी क्या है बेटा आपका आउटफ्लो। तो ये दोनों आउटफ्लो है, तो जितना पैसा नेट सेल कंसीडरेशन जितना आया है उसमें से ये दोनों आप लेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप ये लेस करते हैं बेटा जी, तो आपका गेन या लॉस आ जाएगा। मैं शॉर्ट में यहां पे करके बताता हूं, फिर इसके टेक्निकल नाम लेंगे सब। कैपिटल गेन है तो कुछ टेक्निकल नाम लेंगे। है अंदर मुद्दे की बात इतनी ही, है अंदर मुद्दे की बात इतनी ही। तो देखो कितना हुआ आपका, 34 लाख था आपका, हाँ जी 34 लाख था। अगर मैं बात कहूं 34 लाख है, कितना है ये आपका 34 लाख है। 34 लाख में से कितना लेस करने का है, 22 लाख तो आपका परचेस कॉस्ट हो गया था। 22 लाख तो क्या हो गया था आपका परचेस कॉस्ट हो गया था, और 5 लाख रुपया आपका एडिशनल कॉस्ट आपने लगाया था। इस 5 लाख को कैपिटल गेन में क्या बोलते हैं, इंप्रूवमेंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इंप्रूवमेंट कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये लेस करेंगे तो आपका कैपिटल गेन कितना आ गया, 7 लाख रुपया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। सर इतना आसान है क्या, अरे हाँ बेटा इतना आसान है। ये देख, अब बस इसको हम टेक्निकल नाम से क्या है लेके आएंगे आपके सामने। तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं है रे, कितना आया और इसके लिए कितना गया, उसका डिफरेंस ही क्या है, कैपिटल गेन है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का मतलब क्या है, ग्रॉस टोटल कितना पैसा आपने कितने में बेचा। तो इस एग्जांपल के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है, 35 लाख। कितना है बेटा, 35 लाख। समझ में आ रहा है बात। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे ये तो फॉर्मेट है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 34 लाख। मैं यहाँ पे 34 लिख देता हूँ रे, लिख देता हूँ 34 लाख। समझ में आ रहा है। ये 34 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको दिख जाएगा ये 34 लाख लिख दिया। अब लेस कर रहा है वो, क्या लेस करेगा देखो, लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। यही ट्रांसफर जो भी ब्रोकरेज है, लीगल एक्सपेंसेस है, कितने एक्सपेंसेस हुए रे अपने, बताओ कितने एक्सपेंसेस हुए अपने, 1 लाख। ये 1 लाख एक्सपेंसेस हो गया। तो ये इसमें से अगर हम लेस कर देंगे, इसमें से ये हम लेस कर देंगे, तो अब जो हमारे पास में आएगा उसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो नेट सेल कंसीडरेशन कितना आया आपके पास में, बताओ ना मेरे बाबू कितना आया आपके पास में। तो आपके पास में कितना आया, 33 लाख। कितना आया, और नहीं ये 34 नहीं था, ये कितना था बेटा, 35 था। सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हाँ जी कितना है ये, 35 लाख है। 35 लाख में से कितना चला गया, 1 लाख चला गया, कितना आ गया 34 लाख। दिस इज योर नेट सेल कंसीडरेशन, दिस इज योर नेट सेल कंसीडरेशन। उसके बाद में क्या है, वो कहता है कि लेस करो, किसको लेस करो, किसी को तो लेस करो, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है, परचेज कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है आपका, परचेज कॉस्ट, कि आपने उसको कितने में परचेज किया। तो यहाँ परचेज कॉस्ट कितना है आपका, परचेज कॉस्ट का मतलब वो कितने में आपको पड़ा। तो यहाँ परचेज कॉस्ट होगा 22 लाख। यहाँ पे परचेज कॉस्ट कितना होगा, 22 लाख। तो यहाँ से मैं कितना लेस करूंगा, 22 को मैं लेस करूंगा। समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद में क्या कहता है, वो कहता है कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो उसको भी लेस कर दो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो उसको भी लेस कर दो। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारी कितनी है बाबू साहब, यहाँ पे 5 लाख। कितना है बेटा, 5 लाख। तो उसको भी लेस कर दिया। तो ये क्या आ गया आपका ग्रॉस, ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये कितना है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो बेटा ये आपका आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना आया रे, अभी देखते हैं, 7 लाख रुपीज आपका क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। होप यू अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आ गया। आया बाबू समझ में, बिल्कुल आया। चलिए अब इसके बाद में क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आने के बाद में क्या होता है, जो आपको गेन आया है, अगर अब जैसे 7 लाख रुपया आपके पास में आया है, ठीक है, और आपका ग्रॉस कंसीडरेशन, अगर आपका नेट सेल कंसीडरेशन कहें 34 लाख रुपया आपके पास में आया है, उसमें से 7 लाख रुपया आपका फायदा हुआ है। तो अगर आप इन पैसों को गवर्नमेंट के कहे अनुसार कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं तो देखो क्या होगा, बात अगर यहीं पे खत्म हो जाएगी तो गवर्नमेंट इस 7 लाख पे आपका क्या लेगी, टैक्स लेगी। ये जो 7 लाख है ना बेटा, इस 7 लाख पे गवर्नमेंट क्या लेगी, टैक्स लेगी। इस 7 लाख पे गवर्नमेंट क्या लेगी बेटा जी, टैक्स लेगी। बात यहीं तक खत्म हो जाएगी। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको कहती है टैक्स बचाना चाहते हो, आप कहते हो हाँ टैक्स बचाना चाहता हूं मैं, तो सुनो,
आपको कुछ रुपयों का, आपको इन पैसों का, जो पैसा आपके पास में आया है, अच्छा अब कितने रुपयों का किया और कैसे, ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा। यहां पे सिर्फ इतनी बात कि अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हो क्या टैक्स सेव करना, हाँ हाँ सर हम टैक्स सेव करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कहता है मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, आप अगर टैक्स सेव करना चाहते हैं तो मेरे कहे अनुसार इन पैसों को वहां पे इन्वेस्ट कर दें। तो अगर आपके पास में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो तो इन्वेस्ट कर देना, तो आपको यहां पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। आपको फिर टैक्स उतना कैपिटल गेन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो आपने गवर्नमेंट के कहे अनुसार 5 लाख रुपए का कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5 लाख रुपए का कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, समझ में आ रही है बात। तो आपने कहा कि ओके मैं 7 में से कितना है 5 लाख इन्वेस्ट कर देता हूं, कितना इन्वेस्ट कर देता हूं, 5 लाख इन्वेस्ट कर देता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को 5 लाख की छूट दे दूंगा, और ये लेस करने के बाद में जो कैपिटल गेन आएगा, ये लेस करने के बाद में जो कैपिटल गेन आएगा, वह कैपिटल गेन कितना होगा, वह होगा आपका शॉर्ट टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन या टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आया आपको। ये जो सेक्शन है ना बेटा, कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरह इन्वेस्ट करना है, चिंता ही ना करें, पूरा अपने कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। चिंता ही ना करें, पूरा अपने कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, मस्त झक्कास पढ़ेंगे, और यही इसी ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे और याद करेंगे। होप यू अंडरस्टूड। हाँ जी बच्चा, तो अब यहां पे एक पॉइंट और है। वो पॉइंट क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 एसटीटी नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये एसटीटी क्या है, एसटीटी का मतलब होता है, दिस इज एसटीटी का मतलब क्या होता है, एसटीटी इट मीन्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या होता है आपका, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कब लगता है, जब आप कोई शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड, जब आप कोई भी शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में सेल या परचेज करते हैं, दोनों टाइम लगता है बॉस, सेल या परचेज करते हैं। तो सेल या परचेज करते समय गवर्नमेंट आपसे एसटीटी लेती है, गवर्नमेंट आपसे एसटीटी लेती है। सपोज आपने कुछ परचेज किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स आपने परचेज किए, मान लो आपने कुछ परचेज किया, ये परचेज किया, क्या परचेज किया, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स परचेज किए साहब। रिलायंस इंडस्ट्री के आपने 1000 शेयर्स आपने परचेज किए, और वो 1000 शेयर्स आपने परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 1320 में। अच्छा, तो 0.025% या कुछ ऐसा ही परसेंटेज कुछ होता है एसटीटी का, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन एसटीटी क्या होता है अब यहाँ पे देखिएगा। तो अगर मैं बात कहूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ, तो आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा। एक तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय द क्या 1320, ये तो आपकी कॉस्टिंग हो गई, 13,20,000 तो आपका कॉस्ट हो गया, प्लस ब्रोकरेज वगैरह अलग है भैया, ब्रोकरेज की बातें नहीं कर रहा। एक गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है, उस टैक्स का नाम क्या है, उस टैक्स का नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। गवर्नमेंट इस पे आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लेगी। मान लो अगर मैं बात कहता हूं तो 0.025% यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेती है, 0.025%। हाँ जी, मुझे आइडिया नहीं है साहब, मुझे आइडिया नहीं है कितना है। ऐसी अगर मैं बात कहता हूं यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करते हैं और इनटू 0.025% सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अरे ये तो क्या हो गया, चलिए सॉरी। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बन गया आपका, दैट इज 330 रुपये आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बना है। कितना बना, 330 रुपीज आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बना है। मान लो ब्रोकरेज को एकदम साइड में रखता हूं, तो आपको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज 13,20,330 रुपीज फॉर द 1000 शेयर्स परचेज। समझ में आ रही है ये बात आपको। तो ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब आप शेयर्स परचेज करते हो ना साहब, तो ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेती है, तो आपको ये पेमेंट करना पड़ता है। जब आप सेल करते हो, मान लो इन्हीं को आपने सेल किया 1500 रुपए में, इन्हीं को आपने कितने में सेल किया बेटा, 1500 रुपए में सेल किया। अगर मैं बात कहता हूं 1500 रुपए में आपने सेल किया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना है आपका, वही 0.025%, वही 0.025% सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है आपका। हाँ जी,
और यही चीज यहां पे कितना बनेगा, ये आपका दैट इज 375। अब क्या होगा, ये आपका परचेज का ट्रांजैक्शन है, ये आपका किसका ट्रांजैक्शन है, परचेज का, और ये किसका ट्रांजैक्शन है, आपका सेल का। तो अब बेटा समझो यहां पे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपसे एसटीटी चार्ज किया, यहां भी गवर्नमेंट आपसे एसटीटी चार्ज करेगी, यानी 15 लाख में से 375, तो 15 लाख में से 375 तो आप किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। तो आपके पास में कितना आएगा, दैट इज 14,99,625, 14,99,625 ये आपके पास में आएगा। पर ध्यान रहे, ये बहुत बढ़िया सा प्रोविजन है। ये गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये हम ले रहे हैं आपसे, ये हम आपसे ले रहे हैं, लेकिन आप ये सोचे, आप ये समझे ये हम आपसे ले ही ना रहे हैं। क्या मतलब हुआ सर, मतलब ये हुआ भले ही आप इनको एसटीटी दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं एसटीटी की किसी भी तरह से कोई भी छूट छाट नहीं दी जाएगी, ना तो इसको परचेज की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां पे आपके लिए परचेज कॉस्ट कितनी है, 13,20,000। भले ही आपने 330 रुपए दिए हैं बेटा, लेकिन वो 330 रुपए आपकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। आपने यहां पे सेल किया, आपको भले ही 14,99,625 मिल रहा है, लेकिन वो क्या कहता है कि एसटीटी को सेल्स में से लेस नहीं किया जाएगा, और आपका सेल कंसीडरेशन क्या होगा, 15 लाख ही होगा। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस प्रोविजो का मतलब क्या है, ये शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो, दोनों में आएगा। इस प्रोविजो का मतलब ये है मेरे बच्चे, इस प्रोविजो का मतलब ये है मेरे बच्चे कि ये प्रोविजो कहता है कि एसटीटी शॉर्ट टर्म, सॉरी नॉट शॉर्ट टर्म, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आप पे कर रहे हैं, तो ना तो आप इसको परचेज की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे और ना ही सेल्स में से लेस करेंगे। ये ही कहा गया है मेरे मुन्ने, ये ही कहा गया है। देखो आओ आप और हम मिल के पढ़ते हैं। Security transaction tax paid on sale of shares unit shall not be reduced from the sale proceed, and STT paid on purchase of shares unit shall not be added to the cost of acquisition. Hope you understood. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने लिखा, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। समझ में आया जी, ये चीज क्लियर है। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं हम। कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अभी क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, लेकिन उससे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के क्वेश्चंस अभी आएंगे आपकी स्क्रीन पे। समझ में आ रही है साहब? चलिए मैं लेके आता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्त, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे वन बाय वन। मिस्टर जे परचेज गोल्ड परचेज किया है 1/1/2018 में उन्होंने, मिस्टर जे ने गोल्ड परचेज किया है। कितने में परचेज किया बेटा? 7 लाख रुपीज में परचेज किया है। हाँ जी, एंड सेल दिस गोल्ड फॉर ₹10 लाख ऑन 1/1/2020। सेलिंग एक्सपेंसेस इतना है आपके पास में, और सेल प्राइस आपको दे रखी है, सब कुछ आपको दे रखा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले आप ये क्वेश्चन में देखें कि जो एसेट सेल की है क्या वह कैपिटल एसेट्स है या नहीं है। जो एसेट्स सेल करी है वह कैपिटल एसेट्स है या नहीं है, आपको यह चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात कहूं कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन हमें कौन से सेक्शन में दिखती है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में नजर आती है। और दो चीज चेक करनी है, क्या यह कैपिटल एसेट्स है या नहीं है, क्या ये ट्रांसफर है या नहीं है। अगर ये दोनों चीजें यस है, तो फिर आपको चेक करना होता है कि यह शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। या पहले भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको मेन मुद्दे की बात बता रहा हूं, 3 चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। पहली क्या चेक करना पड़ेगा, ये कैपिटल एसेट्स है या नहीं है तो ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और ये ट्रांसफर है या नहीं है। तो ये तीनों चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। तो गोल्ड इज ए कैपिटल एसेट्स, एज गोल्ड कैपिटल एसेट्स होता है बेटा, गोल्ड तो कैपिटल एसेट्स होता ही होता है। तो गोल्ड इज ए कैपिटल एसेट्स, समझ में आ रही है बात? ओके, और इसको अच्छा बताइए, और ये ट्रांसफर भी है, इन्होंने सेल किया है तो सेल को हम ट्रांसफर में मानते ही मानते हैं। अच्छा बच्चा, अब आप मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज है यार, आप मुझे बताओ कि हाँ
अब हमें सेकंड चीज क्या चेक करनी पड़ेगी, हमको सेकंड यह चेक करना पड़ेगा कि ये जो एसेट्स है इसका होल्डिंग पीरियड कितना है, यह शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अच्छा आप मुझे बताइए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करें, इसके दो तरीके हैं चेक करने के। सबसे पहले आप ये गोल्ड जो है ना, ये गोल्ड देखें, गोल्ड कौन से ब्लॉक में आता है, 12 मंथ वाले ब्लॉक में आता है या 24 मंथ वाले ब्लॉक में आता है या 36 मंथ वाले ब्लॉक में आता है। तो ये गोल्ड कौन से ब्लॉक में आता है ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड थर्ड ब्लॉक में आता है, 36 मंथ वाले ब्लॉक में आता है। अगर गोल्ड को सेल कर रहे हैं उससे पहले उसका होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज्यादा है तब तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा, और उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। यहां पे देखिए गोल्ड आपने परचेज कब किया था, 1/1/2018 को आपने परचेज किया था, और आपने इसको सेल कब किया, 1/1/2020 को सेल किया। तो बेटा जी ये आपका क्या है, यह शॉर्ट टर्म रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक का है, 1/1/2018 से लेके 31/12/2019 तक का है। 31/12/2019 तक का ही तो है ना, एक दिन जस्ट पहले का, क्योंकि 1/1/2020 को तो आप ट्रांसफर कर रहे हो। सो वो क्या है आपका, इट इज लेस देन 36 मंथ। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ लेस देन या हाँ जी 36 मंथ, लेस देन 36 मंथ या ग्रेटर देन 36 मंथ ये देखना है। सो एसेट्स क्या है आपकी, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म की एसेट्स है तो भैया फिर तो कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। कितने में सेल किया भैया, नेट, हाँ जी, तो कितने में सेल किया आपने, 10 लाख में सेल किया। क्या कुछ ये ग्रॉस प्रोसीड हो गया, क्या कुछ आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है क्या, 1%, 10,000। तो आपका नेट सेल प्रॉफिट, ये देखो साहब, नेट सेल प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख है आपका, ये आपका क्या आ गया, कैपिटल गेन आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,90,000। बहुत सिंपल है साहब। अच्छा इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको करना है, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको करना है। इसी तरीके से लिखना है क्वेश्चन में, पहले ये नोट लगाने हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन चालू करने का है। पहले ये नोट लगाने का है, फिर ये क्वेश्चन चालू करने का है। समझ में आ गया। क्वेश्चन थर्ड करेंगे साहब, और उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 4 का तो सॉल्यूशन भी आ गया रे, हाइड करो रे, हाइड करो। क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है आपको, समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 चुटकियों में हो जाएंगे आपके, ये आपको करने हैं। कल मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये जानेंगे हम कल इसी ऑनलाइन क्लास में। तब तक सीखते रहिए और अपने आप को मजबूत करते रहिए। थैंक यू।